नमस्कार दोस्तों, मैं गौरव एक बार फिर से आप सबका स्वागत करता हूं आपके अपने परिवार स्वाध्याय शिविर में। दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूं कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे और पढ़ाई अच्छे से कर रहे होंगे। कॉपी और पेन अपने पास रखिए। मैंने कहा था कि ये तुर्क आक्रमण को मैं पूरा कराऊंगा, तो तुर्क आक्रमण आज खत्म करने की उम्मीद करेंगे कि आज पूरा खत्म कर देता हूँ मैं तुर्क आक्रमण को। तो चलिए शुरू करते हैं तुर्क आक्रमण। और हाँ, आज कल से आपकी जो क्लास होगी हिंदी की, वो होगी क्वेश्चन आंसर की, क्योंकि आप लोगों को थ्योरी में कोई इंटरेस्ट नहीं है। जब थ्योरी में आप लोगों को इंटरेस्ट नहीं है तो मैं आपको जो कराऊंगा वो क्वेश्चन आंसर की सीरीज कराऊंगा आपसे। ठीक है, चलिए अभी शुरू करते हैं हम लोग। आपका जो टॉपिक चला हुआ है तुर्क आक्रमण। ठीक है, आप जानते हो कि पहला तुर्क आक्रमण किसने किया था? सुबुतगिन ने, और हमने सुबुतगिन को पढ़ लिया था। अब उसका बेटा आ गया है कौन? महमूद गजनवी। कौन? महमूद गजनवी। महमूद गजनवी के बारे में हम पढ़ रहे थे और उसी के बारे में हम आगे जानते हैं। महमूद गजनवी, महमूद गजनवी। महमूद गजनवी, महमूद गजनवी मैंने आपको बताया था इसका वंश, इसके पिता का नाम, इसका जन्म हुआ था कब? 1 नवंबर 1971 ईस्वी में। कब? 1 नवंबर 1971 ईस्वी में। वंश था इसका यामिनी वंश। कौन सा? यामिनी वंश इसका वंश था। अब बात करते हैं, इसने उपाधि धारण की थी सुल्तान की। किसकी उपाधि धारण की थी इसने? सुल्तान की। सुल्तान की उपाधि इसने ली थी। और पहला तुर्क आक्रमणकारी जिसने सुल्तान की उपाधि को धारण किया था, या यूं कहो कि पहला आक्रमणकारी, पहला ऐसा व्यक्ति जिसने, पहला ऐसा शासक या पहला तुर्क आक्रमणकारी या पहला शासक जिसने सुल्तान की उपाधि को धारण किया था। किसकी? सुल्तान की। और अगर नोट करते हो बातों को, कल मैंने ये बात नोट कराई थी कि आप लोग नोट कर लीजिए कि सुल्तान की उपाधि की जो शुरुआत की थी वो किसने? तुर्कों ने ही की थी। किसने? तुर्कों ने। और यहीं से महमूद गजनवी से सुल्तान की उपाधि की शुरुआत हुई थी। अगर बात करता हूं कि महमूद गजनवी का भारत पर आक्रमण करने का उद्देश्य क्या है, महमूद गजनवी का भारत पर आक्रमण करने का उद्देश्य क्या था? धन संपदा को लूटना। किसको? धन को लूटना। इसका उद्देश्य भारत में अपनी सत्ता को स्थापित करना नहीं था। इसका उद्देश्य धन को लूटना, या हम कह सकते हैं मध्य एशिया में साम्राज्य का विस्तार करना। किसका? अपने साम्राज्य का विस्तार करना। ठीक है, मध्य एशिया जो चाइना वाला क्षेत्र है, अफगानिस्तान, ये ऊपर का जो क्षेत्र है अफगानिस्तान का, फिर थोड़ा और ऊपर चले जाओ, मतलब भारत से ऊपर की तरफ। अफगानिस्तान कहाँ है? भारत यहाँ पर है। ये भारत का ऊपर वाला क्षेत्र है, जम्मू कश्मीर, यहाँ पर अफगानिस्तान है। तो ये क्या है? ये सारा मध्य एशिया है। क्या है? ये सारा मध्य एशिया है। तो इसका जो मूल लक्ष्य था वो भारत से धन संपदा को लूट कर और कहाँ पर ले जाना? अपने देश गजनवी ले जाना और मध्य एशिया में अपने साम्राज्य का विस्तार करना, अपने साम्राज्य को फैला देना। ये इसका मूल उद्देश्य था। महमूद गजनवी भारत में सत्ता स्थापित करने के लिए नहीं करना चाहता था। उसे भारत से में सत्ता स्थापित नहीं करनी थी। ठीक है, समझ में आया आप लोगों की ये बात? इस बात को नोट करके रखिएगा, क्योंकि वो एग्जाम में आपसे यही बात पूछेगा कि क्या महमूद गजनवी का भारत पर आक्रमण करने का उद्देश्य क्या था। उसमें एक ऑप्शन होगा आपका क्या? कि भारत पर सत्ता स्थापित करना। नहीं, भारत पर नहीं, मध्य एशिया में अपनी सत्ता का विस्तार करना उसका मूल उद्देश्य था। अगर मैं बात करता हूं महमूद गजनवी भारत में खैबर दर्रा से आया था। कहां से? खैबर दर्रे से भारत में इसने प्रवेश किया था। खैबर दर्रा अफगानिस्तान में स्थित है। अफगानिस्तान पाकिस्तान के यहाँ पर ये हिंदू कुश पर्वत पर स्थित है खैबर दर्रा। और यहीं से किसने प्रवेश किया था? महमूद गजनवी ने भारत पर आक्रमण करने के लिए प्रवेश किया था। महमूद गजनवी ने पहला आक्रमण जो किया था वो 1001 ईस्वी में कहाँ पर किया था? पंजाब के क्षेत्र में। पंजाब के क्षेत्र में। कहाँ पर किया था? पंजाब के क्षेत्र में 1001 ईस्वी में महमूद गजनवी ने आक्रमण किया था। कहाँ पर? पंजाब में। ठीक है, आक्रमण की जो शुरुआत की थी महमूद गजनवी ने कहाँ से की थी? पंजाब से की थी। कहाँ से? पंजाब से।
ठीक है, पंजाब से आक्रमण की शुरुआत की थी। महमूद गजनवी ने, जैसे इसके पिता ने पहली बार जब आक्रमण किया था 996 ईस्वी में, 986 ईस्वी में, तब इसके पिता ने किस पर आक्रमण किया था? हिंदू शाही शासक जसपाल पर आक्रमण किया था। किस पर? जसपाल पर आक्रमण किया था। इसी तरह 1001 ईस्वी में, 1001 ईस्वी में इसने किस पर आक्रमण किया? इसने किया जयपाल पर आक्रमण। इसके पिता ने जसपाल पर, इसने जयपाल पर आक्रमण किया। हिंदू शाही शासक जयपाल पर आक्रमण कर देता है। किस पर? जयपाल पर आक्रमण कर देता है। अब इस युद्ध में क्या हुआ? जयपाल की पराजय हो जाती है। क्या होती है? इस युद्ध में जयपाल की पराजय हो जाती है। ठीक है, इस युद्ध में किसकी पराजय हो जाती है? जयपाल की। जब जयपाल इस युद्ध में हार जाता है तो वो बहुत ज़्यादा शर्मिंदा हो जाता है। कैसा हो जाता है? बहुत ज़्यादा शर्मिंदा हो जाता है, परेशान हो जाता है। भाई अपनी हार हो गई, अपनी प्रजा के सामने इतनी बड़ी हार हो गई, तो जयपाल जो है वो बहुत ज़्यादा परेशान हो जाता है, शर्मिंदा हो जाता है। उसे खुद से आत्मग्लानि का अनुभव होने लगता है। किसे हराया? जयपाल को। किसे हरा दिया? जयपाल को इसने हरा दिया। ठीक है, जयपाल को हराया। अब जयपाल ने क्या किया? जयपाल ने आत्मग्लानि में आकर आत्महत्या कर ली। अपने पुत्र को राजपाट सौंप दिया। और इसके पुत्र का नाम क्या था? इसके पुत्र का नाम था आनंदपाल। कौन था? आनंदपाल। आनंदपाल अपने पुत्र आनंदपाल को अपना साम्राज्य सौंप देता है और खुद आत्महत्या कर लेता है। क्या कर लेता है? आत्महत्या कर लेता है। ठीक है, जो यह युद्ध महमूद गजनवी और आपका किसके बीच हुआ था? जो महमूद गजनवी और जयपाल के बीच युद्ध हुआ था, ये विहिंद का युद्ध कहलाया। किसका? वहिंद का युद्ध। वहिंद का युद्ध कहलाया। इसके बाद इसने अपना राजपाट किसे दिया? अपने पुत्र आनंदपाल को इसने अपना सारा राजपाट दे दिया और खुद आत्महत्या कर ली आत्मग्लानि में आकर कि मैं हार गया अपनी प्रजा के सामने ही, मतलब क्या हो गया? बहुत परेशान हो गया और इसने आत्महत्या कर ली। इसके बाद 1006 ईस्वी में, 1006 ईस्वी में गजनी क्या करता है? जो आपका गजनवी था, ये क्या करता है? ये आनंदपाल को पराजित करता है। अपने पिता के विरासत को संभाल रहा था आनंदपाल, अब मुल्तान पर आक्रमण कर देता है। कहां पर? मुल्तान पर। मुल्तान पर आक्रमण कर दिया और किसे हराया? हराया आनंदपाल को। किसे हरा दिया? आनंदपाल को हरा दिया। यहाँ पे आनंदपाल को इसने हरा दिया। पहले इसके पिता को हराया, अब आनंदपाल को हरा दिया। लेकिन आनंदपाल जो है यहाँ पर बच जाता है। क्या होता है? आनंदपाल यहाँ पर बच जाता है। तो वापिस से 1009 ईस्वी में, ये इसके महत्वपूर्ण आक्रमण है, 1009 ईस्वी में वहिंद की दूसरी लड़ाई हुई। किसकी? वहिंद की दूसरी लड़ाई। देखिए, एक बार तो इसने कहां पर आया? 1006 ईस्वी में आनंदपाल को हराया और दोबारा से वहिंद की दूसरी लड़ाई होती है। किसकी? वहिंद की दूसरी लड़ाई होती है। आनंदपाल और किसके मध्य होती है यह लड़ाई? आनंदपाल और वहिंद। दूसरी लड़ाई या युद्ध किसके कब हुई? 1009 ईस्वी में। किस किस के बीच हुई? यह युद्ध हुआ गजनी और किसके मध्य? गजनी और आनंदपाल के मध्य, आनंदपाल के बीच में हुआ। यहाँ पे हारा कौन? यहाँ पे आनंदपाल हार गया, निर्णायक रूप से हार जाता है और यहाँ पे आनंदपाल का अंत हो जाता है। आनंदपाल को यह हरा देता है, निर्णायक रूप से परास्त कर देता है। उसके बाद यह नहीं रुकता और 1018 ईस्वी में क्या करता है? उसके बाद जो गजनी था, यह 1018 ईस्वी में गुज्जर प्रतिहार शासक राज्यपाल को हरा देता है। किसे? गुज्जर प्रतिहार शासक। अब युद्ध किसके बीच हुआ? गजनी और किसके मध्य है? गुर्जर प्रतिहार गुज्जर प्रतिहार राज्यपाल
राज्यपाल के बीच यह युद्ध हुआ और हार गया। कौन? आपका राज्यपाल हार जाता है। यहाँ की एक बहुत अच्छी सी स्टोरी है। यहाँ पे क्या करता है, जब 1018 ईस्वी में कान्य कुंज पर, कहाँ पर? कान्य कुंज, कान्य कुंज, जब 1018 ईस्वी में कान्य कुंज पर आक्रमण करता है कौन? गजनी। गजनी जब कान्य कुंज पर आक्रमण करता है तो गुर्जर प्रतिहार शासक राज्यपाल क्या करता है? भाग जाता है। भाई डर के भाग गया, इसने इतने सारे राजाओं को हरा दिया तो ये डर गया और डर के ही भाग गया, सब कुछ छोड़ छाड़ के भाग गया। क्या लगा भाई मेरे बस की युद्ध करना नहीं है और मैं तो इससे डर गया। ये डर गया, इसने मौत स्वीकार ना करके हारना स्वीकार किया, भागना स्वीकार कर दिया और ये क्या हुआ? कायरो की तरह भाग गया। और सबसे बड़ी बात, भागना कायरता नहीं है कि क्योंकि भाग के वापस युद्ध करोगे, जब जिंदे रहोगे तभी तो युद्ध करोगे ना, तभी तो दोबारा से आओगे। लेकिन ये सबसे बड़ी बात क्या है कि वापस आके इसने हार स्वीकार कर ली। क्या किया? इसने हार स्वीकार कर ली, आत्मसमर्पण इसने कर दिया, अधीनता को स्वीकार कर लेता है। राज्यपाल क्या करता है? राज्यपाल वापस आता है, वापस आकर राज्यपाल अधीनता स्वीकार करता है। अधीनता, किसकी अधीनता? आपकी गजनी की अधीनता स्वीकार कर लेता है। कौन? राज्यपाल। ये है कायरता। इसने क्या किया? गजनी की अधीनता को स्वीकार कर लिया। ठीक है, यहाँ तक इसने 1018 ईस्वी तक यह पहुँच चुका है। इसने भारत पर बहुत सारे आक्रमण किए, भारत पर इसने बहुत सारे आक्रमण किए और सभी आक्रमण में लगभग इसने जीत हासिल की, सिवाय एक आक्रमण को छोड़कर। सिर्फ एक आक्रमण ऐसा था कश्मीर का, एक आक्रमण ऐसा था कश्मीर का जिसमें यह हारा था। ठीक है, अब क्या किया? गजनी ने कुल आक्रमण कब तक किए? 1001 ईस्वी से लेकर 1027 ईस्वी तक। कहाँ तक? 1027 ईस्वी तक भारत पर 17 बार आक्रमण किया। कितनी बार? 17 बार। भारत पर कितनी बार आक्रमण किया? 17 बार भारत पर आक्रमण करता है लगभग। ये 1 मिनट के लिए दोस्तों आंखों में कुछ गिर गया है। चलिए कोई बात नहीं, सॉरी। 1015 ईस्वी, मैंने अभी कहा था कि सिर्फ एक बार ऐसा हुआ कि गजनी को हार का सामना करना पड़ा। 1015 ईस्वी में कहाँ पर आक्रमण किया? कश्मीर में। कश्मीर में आक्रमण कर देता है, कश्मीर पर आक्रमण कर देता है। और यहाँ पर क्या रहा? यहाँ पर यह असफल हुआ, गजनी असफल हुआ, गजनी असफल। एकमात्र ऐसा युद्ध था जहां पे गजनी असफल हो जाता है। 1015 ईस्वी में गजनी ने कहां पर आक्रमण किया? कश्मीर पर, और यहां पर यह असफल हो जाता है। गजनी का सबसे प्रसिद्ध जो आक्रमण है वो है 1001 ईस्वी का, 1001 ईस्वी का सोमनाथ का मंदिर। कहां का? सोमनाथ का मंदिर। गजनी का सबसे महत्वपूर्ण आक्रमण माना जाता है, सबसे प्रसिद्ध आक्रमण माना जाता है 1025। सोमनाथ आक्रमण। कहां पे आक्रमण किया? सोमनाथ पे आक्रमण कर देता है और क्या करता है? मंदिर को तोड़ देता है। क्या करता है? मंदिर को तोड़ देता है। मंदिर तोड़ा, धन को लूट लिया, धन लूटा। भाई धन को लूट लिया, मंदिर को तोड़ दिया। वहां पे एक शिवलिंग था जो उस समय हवा में तैरता था। क्या था? वहां पे एक शिवलिंग था, उस मंदिर में एक शिवलिंग था और 4 खंभों के बीच क्या था? 4 खंभों के बीच वह शिवलिंग हवा में तैरता था। हर समय वह शिवलिंग कहाँ पे तैरता था? वह शिवलिंग हवा में तैरता था। यह शिवलिंग क्या था? यह शिवलिंग हवा में तैरता था, इसके कोई जमीन पे नहीं रखा था। अब जब गजनवी वहां पे गया तो डर गया। इसने देखा कि शिवलिंग जो है वो हवा में तैर रहा है। इसके दिमाग में आया कि यार कोई तो शक्ति है, कहीं ऐसा तो नहीं कि मैंने गलत आक्रमण कर दिया, कुछ दिक्कत हो जाए। भाई डर तो आदमी जाएगा। लेकिन इसने क्या किया? इसने एक स्तंभ को तोड़ दिया, ये तोड़ दिया। और जैसे ही ये इसने स्तंभ तोड़ा तो शिवलिंग गिर गया। क्या हुआ? शिवलिंग गिर गया। इसका मतलब कुछ ऐसा था कि इन स्तंभों के अंदर कुछ ऐसी चीजें लगाई गई थी जिनके फोर्स से शिवलिंग हवा में तैर रहा था। ये नीचे नहीं जाने देता था। इधर से चारों तरफ से शिवलिंग पे फोर्स लगी हुई थी और शिवलिंग, और नीचे से भी फोर्स लगी हुई थी। तो क्या हुआ? ऊपर से भी लगी हुई होगी तभी तो शिवलिंग हवा में रुका हुआ था। तो शिवलिंग क्या हुआ? शिवलिंग नीचे गिर जाता है। तो ये समझ जाता है कि ऐसा कुछ नहीं है जैसा वो सोच रहा था। तो इसका डर खत्म हो जाता है और यह क्या करता है? यह मंदिर को तोड़ देता है।
मंदिर को नष्ट कर देता है, सोमनाथ के मंदिर से अपार धन संपदा को लूटता है और गजनी चला जाता है। कहां पर? गजनी लौट जाता है, गजनी लौट जाता है। यहां से यह है अपार धन संपदा लूटकर और गजनी चला जाता है और फिर भारत पर कभी वापस नहीं आता। एक बात नोट करने लायक है, इस समय गुजरात का जो शासक था वो था सोलंकी, सोलंकी वंश का भीम प्रथम। कौन था? भीम प्रथम। सोलंकी वंश का शासक कौन था? भीम प्रथम। यहां पर क्या था आपका? सोलंकी वंश या चालुक्य वंश भी ने बोलते हैं। क्या कहते हैं? चालुक्य वंश भी ने कहते हैं। लिख देता हूं चालुक्य, चालुक्य वंश भी नहीं कहते हैं। यहां पर भीम प्रथम का शासन था। किसका? भीम प्रथम का। अब गजनी क्या करता है? गजनी यहां से निकल जाता है। इसके बाद गजनी, इससे पहले जाने से पहले गजनी एक आक्रमण और करता है। कहां पर? सिंध पर। कहां पर? सिंध पर आक्रमण करता है। गजनी का अंतिम आक्रमण था यह गजनी का अंतिम आक्रमण था। कहां पर? सिंध पर। किसके विरुद्ध था? जाटों के विरुद्ध था। किसके? जाटों के विरुद्ध यह आक्रमण था। गजनी का अंतिम आक्रमण, गजनी या गजनवी का अंतिम आक्रमण। गजनी या गजनवी का अंतिम आक्रमण कहां पर था? सिंध पर था। कहां पर? सिंध, सिंध पर। सिंध पर। किसके खिलाफ? जाटों के विरुद्ध। यह गजनी का अंतिम आक्रमण था। किसके विरुद्ध था? जाटों के विरुद्ध था। और उसके बाद गजनी हमेशा के लिए कहां चला जाता है? यह चला जाता है कहां पर? अपने देश। गजनी लौट जाता है। महमूद गजनी भारत से चला जाता है। अब अपार धन संपदा यह भारत से लूट कर ले गया। इसके बाद क्या होता है? गजनी की जो मृत्यु होती है वो एक बीमारी से होती है। कहते हैं गजनी को हैजा हुआ था या शायद कुछ मलेरिया, शायद मलेरिया इसको हुआ था और उसके बाद यह मर जाता है। ठीक है। और मलेरिया से, हैजा से इसकी मृत्यु होती है। इनमें से किसी एक रोग से इसकी, क्योंकि उस समय दवाई भी नहीं होती थी ऐसी कोई खास, तो इसकी मृत्यु हो जाती है। लेकिन यह सिंध में जाटों के विरुद्ध गजनी का अंतिम आक्रमण था। कैसा? जाटों के विरुद्ध सिंध पर गजनी का अंतिम आक्रमण था। आक्रमण के परिणाम क्या हुए? अगर परिणाम की बात करता हूं, भाई आक्रमण किया भारत पर तो परिणाम क्या हुआ? कुछ तो परिणाम निकले होंगे। भाई मुस्लिम व्यापारियों का भारत में वृद्धि हो गई। मुस्लिम व्यापारियों की भारत में वृद्धि हो गई। भाई मुस्लिम व्यापारियों की भारत में क्या हुई? वृद्धि हो गई। लाहौर अरबी फारसी का केंद्र बन गया। यहां पर क्या हुआ? इससे एक फर्क पड़ा कि लाहौर अरबी फारसी का, अरबी फारसी का केंद्र बन गया। ठीक है। लाहौर अरबी और फारसी का क्या बन गया? केंद्र बन गया। ठीक है। मुस्लिम राज्य की स्थापना का मार्ग तैयार हो गया। इससे क्या हुआ? भाई गजनवी ने आने वाले जो आक्रमणकारी थे उनके लिए क्या किया? उनके लिए एक रास्ता तैयार कर दिया कि भारत में आओ और आक्रमण करो। क्योंकि भारत वाले मूर्ख बन चुके हैं, भारत वाले पागल हो चुके हैं। इन्होंने अपने यहाँ सामंतवाद का उदय कर दिया, छोटे छोटे राज्यों में भारत को बांट दिया। भारत की शक्ति जो है वो विखंडित हो चुकी है। तो कोई भी आओ और जीत लो। कहीं ना कहीं हमारे भारतीयों की ही मूर्खता थी जो विदेशी भारत पर आक्रमण कर भारत के हमारे घर में घुसकर और हमारे घर में घुसकर हमें लूटते थे, मारते थे और फिर हमारे घर पर ही शासन करते थे। अब कोई हमारे घर पे आके शासन करता है, जो हमारी मूर्खता होती है ये, क्योंकि हमने अपने देश को छोटे छोटे भागों में बांट दिया। और क्या किया? हमने बहुत सारे ऐसे काम कर दिए, हमने एक दूसरे की मदद नहीं की। जब चित्तौड़ पर आक्रमण होता था तो यूपी में जो लखनऊ में राजा बैठे होते थे वे क्या करते थे? वे उसकी मदद नहीं करते थे। जब आपका गुजरात पर आक्रमण होता था तो
तो महाराष्ट्र वाले आक्रमण मदद नहीं करते थे, जब आपका आंध्र प्रदेश पर आक्रमण होता था तो जम्मू कश्मीर के शासक मदद नहीं करते थे। तो ऐसे ही भारत में चला हुआ था। भारत में छोटे छोटे भाग्यों में विभाजित होना ही भारत की सबसे बड़ी कमी थी। भारत वाले मूर्ख बने हुए थे उस टाइम पे, क्योंकि राजाओं को शासन करना था और प्रजाओं को लूटना था। इस बात का फायदा उठाया आने वाले विदेशी आक्रमणकारियों ने, और क्या हुआ, भारत की हालत हुई कि भारत की सत्ता आने वाले 320 वर्षों के लिए अरबी फारसी आपकी तुर्क और अफगानों के बीच झूलती रही। यही हुआ ना कि आने वाले 320 वर्षों के लिए जो ये गजनवी था, इसके आक्रमण से यह तय हो गया कि जैसे ही भारत पे अगला आक्रमण होगा, भारत गुलामी की सीढ़ियों में, गुलामी की बेड़ियों में जकड़ा जाएगा और भारत की सत्ता अफगानों और तुर्कों के बीच झूलने लगेगी आने वाले 300 वर्षों के लिए। उसके बाद फिर मुगल आएंगे और फिर अंग्रेज आएंगे। कहीं ना कहीं हम लोगों की मूर्खता की वजह से हमने अपने देश को गुलाम कर दिया। चलिए अभी देखते हैं हम लोग कि महमूद गजनवी के साथ आने वाले प्रमुख लेखक कौन कौन थे। भाई इसके साथ कोई ना कोई तो लेखक भी आया होगा। जब बुराई आती है तो कुछ ना कुछ अच्छाई भी तो आती है ना साथ में, तो थोड़ी सी अच्छाई भी आई थी। अच्छाई क्या थी? गजनवी के साथ आने वाले गजनवी के साथ आने वाले, हमने बहुत कुछ खो दिया इसी सब चीज़ों में, क्योंकि भारत के जो ग्रंथ थे उनका अरबी फारसी भाषाओं में अनुवाद किया गया, जैसे महाभारत का कर दिया गया और अन्य बहुत सारे ग्रंथों का किसमें अरबी फारसी में अनुवाद कर दिया गया, और यहाँ तक कि भारतीय ग्रंथों को बदल दिया गया, उनमें उनको अपने अनुसार कुछ ना कुछ फेरबदल उनमें कर दिए गए। अल ब्रूनी कौन आया था? याद रखिएगा, इन बात को नोट कर लीजिए। अल ब्रूनी एक महान लेखक, एक बहुत अच्छे लेखक थे। अल ब्रूनी फारसी भाषा के अच्छे जानकार थे, एक लेखक थे, फारसी के लेखक थे। ये कौन थे? फारसी के लेखक। कौन थे ये फारसी के लेखक थे, फारसी के अच्छे जानकार थे ये, ठीक है ना। पुस्तक कौन सी लिखी इन्होंने? इन्होंने किताब उल हिंद लिखी। क्या इन्होंने? किताब उल हिंद लिखी। इन्होंने किताब उल हिंद लिखी। सबसे बड़ी बात क्या है कि हम लोगों ने अपने आप को खोया इन सब के कारण। इन सब के कारण नहीं, वजह हम खुद थे। अगर भारत अखंड था, जब तक भारत अखंड था तब तक भारत पर किसी की हिम्मत नहीं कि वो लखाकर भारत की तरफ नजरें उठाकर भी देख दे। जैसे जब भारत में अब मौर्य साम्राज्य स्थापित हुआ था, तो मौर्य साम्राज्य से पहले नंद वंश का शासन हुआ करता था। अंतिम सम्राट कौन था? घनानंद था। कौन था? धनानंद अंतिम सम्राट था। जब आपका सिकंदर भारत पर आक्रमण करता है तो आपके चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु कौन? चाणक्य। चाणक्य आके सूचित करते हैं कि जो सिकंदर है भारत पर आक्रमण करने वाला है, और भारत में एक सम्राट आप ऐसे हैं जो भारत में सबसे शक्तिशाली सम्राट में हो। भाई उस टाइम पे नंद वंश के धनानंद बहुत शक्तिशाली सम्राट हुआ करते थे। उन्होंने जाकर कहा तो उन्होंने उसका तिरस्कार कर दिया कि तुम जैसा ब्राह्मण मुझे शिक्षा देगा कि मैं कैसे करूं और क्या ना करूं। इस बात से उन्होंने कसम खाई कि मैं नंद वंश का अंत कर दूंगा। यहाँ से दृढ़ प्रतिज्ञा उन्होंने ली और भारत में एक अखंड साम्राज्य की स्थापना कराई, मौर्य वंश की। मौर्य वंश ने पूरे भारत को एक धागे में पिरो दिया, एक सूत्र में पिरो दिया, अखंड भारत का निर्माण किया। यूनानियों ने, ग्रीक ने भारत पर बहुत आक्रमण किए, लेकिन भारत में अपनी सत्ता को स्थापित नहीं कर पाई। यहाँ तक कि भारत में आने के बाद उन्हें हर बार अपने मुंह की खानी पड़ी, हर बार हार का सामना करना पड़ा, क्योंकि भारत पर अखंड भारत का निर्माण हो चुका था। भारत में एक राजा का शासन हुआ करता था, भारत में एक राजा का शासन था, हर जगह सब जगह इनकी ही मानी जाती थी। चक्रवर्ती सम्राट हुए ये। उसके बाद धीरे धीरे हर्षवर्धन तक आते आते, हर्षवर्धन अंतिम ऐसे सम्राट थे जो चक्रवर्ती सम्राट थे, बहुत बड़े सम्राट हुए। उन्होंने पूरे भारत को अखंड भारत बना दिया। लेकिन उनकी मृत्यु के साथ ही भारत में छोटे छोटे राज्यों का उदय हुआ, और अपनी महत्वाकांक्षाओं को पूरा करने के लिए हम लोगों ने अपने देश को गुलाम बनवा दिया, अपनी महत्वाकांक्षाओं को पूरा करने के लिए। तो इन्होंने कौन सी लिखी? आइए टॉपिक पर आइए। अब यहाँ पर इन्होंने लिखी किताब उल हिंद के लेखक है। दूसरे आए थे फिरदौसी। फिरदौसी को तो आप लोग सुना ही होगा आप लोगों ने पहले, जैसे आप लोगों ने अल ब्रूनी के बारे में सुना होगा, किताब उल हिंद के लेखक थे। इसी प्रकार फारसी के कवि थे ये, और इन्होंने लिखी थी आपका पूर्व का होमर। इसे पूर्व का होमर कहा जाता है, सॉरी, फारसी के कवि। ये कौन थे? फारसी के कवि।
फारसी भाषा के कवि थे। भाई फारसी भाषा के ये एक अच्छे कवि थे, बड़े कवि थे। इन्होंने शाहनामा लिखी थी। क्या लिखी थी इन्होंने? शाहनामा लिखी थी। फिरदौसी को पूर्व का होमर कहा जाता है। क्या कहा जाता है? पूर्व का होमर। इसे पूर्व का होमर कहा जाता है। दो और आए थे, एक का नाम था उत्बी और एक का वहाकी। एक और आया था, नंबर 3 यहां पे लिखता हूं, उत्बी। और नंबर 4 एक और आया था, नंबर 4 पर आपका आया था वहाकी। कौन आया था आपका? वहाकी। अगर पुस्तक की बात करूं, किताब उल यामनी, उत्बी ने लिखी किताब उल यामनी। किताब उल यामनी, क्योंकि यामनी वंश किसका था? आपका गोरी का वंश क्या था? यामनी वंश था। और इसने लिखी, वहाकी ने लिखी तारिक ए सुगुप्तगीन। तारिक ए सुगुप्तगीन लिखी इसने, ठीक है ना? कौन सी लिखी? तारिक ए सुगुप्तगीन इसने लिखी थी। ठीक है, ये आप लोगों ने नोट कर लिया होगा। यहां पर जो आपका महमूद गजनवी था, उसके वंश का अंत हो जाता है। इसके बाद भारत में क्या होगा? भारत में नया अभी भी भारत में क्या था? इतना कुछ होने के बाद भी हम लोग नहीं सुधरे, हम लोग नहीं माने, और हम लोगों ने अभी भी एकजुटता नहीं दिखाई। जैसे अगर मैं आपको बताना चाहूं, जब चित्तौड़ पर आक्रमण हुआ, जब चित्तौड़ पर आक्रमण करता है कौन? चित्तौड़ पर आक्रमण करने वाला था आपका, वैसे तो बहुत सारे आक्रमण हुए, लेकिन खास बात बता रहा हूं, जब पद्मावती की बात चल रही है, राणा रतन सिंह चित्तौड़ के राजा हुआ करते थे। उस समय भारत पर शासन, दिल्ली पर शासन किसका था? दिल्ली पर अलाउद्दीन खिलजी का शासन था। जब वो दिल्ली पर शासन कर रहे थे, उन्होंने चित्तौड़ पर चढ़ाई कर दी, चित्तौड़ पर आक्रमण किया। तो हम लोग मूर्ख थे। जब चित्तौड़ के राजा राणा रतन रावल सिंह थे, उन्होंने भारत के अन्य राजाओं से मदद मांगी कि अगर आज हमने अलाउद्दीन खिलजी को दबा दिया तो ये हमेशा के लिए यहीं पर दब जाएगा और दिल्ली पर हमारा शासन हो जाएगा। लेकिन नहीं, हम लोगों ने, जो अन्य राजाओं थे, उन्होंने उनकी मदद करने से मना कर दिया। और इसका परिणाम यह हुआ कि संपूर्ण भारत पर भारत के कुछ हिस्सों को अगर छोड़ दे, क्योंकि मुगल साम्राज्य का भी कभी पूरे भारत पर अधिकार नहीं हुआ, कोई ना कोई सब बच ही जाता था, लगभग संपूर्ण सही हो जाता। तो संपूर्ण भारत पर लगभग अलाउद्दीन खिलजी का शासन हुआ। अलाउद्दीन खिलजी एक ऐसा सम्राट था जिसने दक्षिण भारत तक को जीत लिया था। या तो फिर अकबर ऐसा हुआ, या उससे पहले अलाउद्दीन खिलजी ऐसा हुआ। बीच में किसी शासन ने दक्षिण भारत को नहीं जीता। ठीक है, आया समझ में? तो ये हम लोगों की मूर्खता है कि एकजुटता नहीं होती। जैसे आज एग्जाम हुआ यूपीएसआई का और हम लोगों में एकजुटता नहीं है, तभी तो वो लोग भर्ती हो जाते हैं, उन लोगों की जॉब लग जाती है, जो लोग पैसे देकर भर्ती होते हैं। अगर हम लोगों में एकजुटता होती, जैसे बिहार के बच्चों ने क्या किया, रेल भी रोक दी थी, है ना? लेकिन हम लोगों में एकजुटता आज भी नहीं है। चलिए, अभी मैं आपको टाइम नहीं बचाया, लेकिन फिर भी मैं बता देता हूं कि यहां से इसके बाद जो गजनी वंश था, इसका अंत हो जाता है। गजनवी लौट जाता है अपने, गजनवी जो है महमूद गजनी वापस लौट जाता है और उसकी बीमारी से मृत्यु हो जाती है। धीरे धीरे यामनी वंश का अंत हो जाता है और अफगान में गजनी वंश के या फिर यामनी वंश के अंत के बाद एक कबीला मजबूत होता है, गोर। क्या? गोर या फिर गोरी कबीला मजबूत हो जाता है। अभी बस ऐसे ही समझिए, क्योंकि अभी लिखने का टाइम नहीं है, टाइम खत्म हो गया है, इतना टाइम नहीं है, 2 मिनट बची हुई है। समझ लीजिए, आप लोग समझिए कि जब अफगानिस्तान में गजनी वंश का अंत हुआ तो एक और कबीला मजबूत होकर सामने आया, गोर कबीला या फिर गोरी कबीला सामने आया। भारत में मुसलमानी सत्ता का वास्तविक संस्थापक माना जाता है मोहम्मद गोरी को। यहां से गोरी का जन्म होता है, क्योंकि गोरी जो गोरी कबीला था या गोर कबीला था, उसमें एक बच्चे का जन्म होता है, क्योंकि कभी जन्म हुआ होगा, और वो क्या कहलाया? मोहम्मद गोरी कहलाया। इसका वंश था शहबानी वंश। क्या था? शहबानी वंश में इसका जन्म होता है और यह भारत में मुस्लिम सत्ता का संस्थापक कहलाया। क्या? मुस्लिम सत्ता का संस्थापक कौन था? ऐबक। लेकिन इसने मुस्लिम सत्ता के लिए रास्ता तैयार कर दिया, इसने एक मार्ग दे दिया, इसने ही भारत को गुलामी की बेड़ियों में जकड़ा था। यहीं से भारत की गुलामी की शुरुआत हो जाती है। तो कोई बात नहीं दोस्तों, इसे फिर तो कभी देख लेंगे। अगर आप लोगों का प्यार रहा, आप लोगों को क्लास अच्छी लगी, तो हम दोबारा से आएंगे और आपका टॉपिक पूरा कर देंगे। और अगर आपका प्यार रहा तो लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब कर देना चैनल को। तो आज के लिए इतना रखेंगे दोस्तों।
दोस्तों मैं इतना कहूंगा, अगर आप लोगों ने साथ दिया, आप लोगों का प्यार रहा इस क्लास में, आप लोगों का सपोर्ट रहा, तो हम हिस्ट्री को ऐसे ही कंप्लीट करेंगे, अच्छे अच्छे टॉपिक उठाएंगे और ऐसे ही कंप्लीट करेंगे। लेकिन मैं बीच में अलग अलग सब्जेक्ट के टॉपिक भी लेके आऊंगा, जैसे जल्दी ही मैं ज्योग्राफी का कोई टॉपिक उठा के लेके आऊंगा। ऐसे ही धीरे धीरे हम टॉपिक करेंगे अलग अलग के, जो आपके हार्ड होते हैं। जैसे आपका तुर्क आक्रमण था, मैंने बहुत सहजता से और एक लय से पढ़ाया कि कैसे कैसे आक्रमण हुआ। अगर समझने वाला बच्चा होगा तो समझ गया होगा और नोट कर लिया होगा। अगर क्लास में आपका प्यार रहा, आपने क्लास को सपोर्ट किया, तो जल्दी ही मिलेंगे दोस्तों। और हाँ, सुबह 6 बजे किसी ने करंट अफेयर नहीं ली तो वो ले लीजिएगा। और मैंने देखा है कि हिंदी में आप लोगों की कोई विशेष रुचि नहीं है, विशेष रुचि आप लोगों की नहीं है, इसलिए मैं थ्योरी बंद कर रहा हूँ और मैं सिर्फ टेस्ट चलाऊंगा। तो आज के लिए इतना रखेंगे दोस्तों। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोगों का दिन शुभ हो।